कभी यूरोप का 90% हिस्सा जंगलों से ढका था, पर करीब 75,000 ईयर्स पहले आखिरी आइस एज के दौरान फ्रीजिंग टेम्परेचर से ये जंगल खत्म हो गए। आज इन पेड़ों ने दोबारा इस कॉन्टिनेंट पर कब्जा जमा लिया है और तेजी से फैल रहे हैं। इंसान के इंटरफेयर ना करने की वजह से इस कॉन्टिनेंट पर वही वुडलैंड्स दोबारा फैल जाएंगे। पर अब भी जंगल के ऐसे कई हिस्से हैं जहां वही लंबे चौड़े पेड़ पाए जाते हैं जो हजारों सालों से अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। सेंट्रल यूरोप के चारों ओर ओक्स और बीच हैं, जबकि द टाइगर कहे जाने वाले एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर्कटिक सर्कल के ठीक नीचे फ्लरिश कर रहे हैं। हजारों सालों से इस कॉन्टिनेंट की वाइल्ड लाइफ नए नए तरीकों से इवॉल्व हो रही है ताकि इन जंगलों से मिलने वाली हर चीज का फायदा उठा सकें। हालांकि यहां शिकार का छिन जाना कोई बड़ी बात नहीं। मौसम बदलने से जंगल के सबसे बड़े कार्निवोर को भी सर्वाइवल के लिए मीट के बजाय प्लांट्स और बेरीज खाकर काम चलाना पड़ता है। कार्पेथियन माउंटेन्स सेंट्रल यूरोप की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, जो वेल्स से 10 गुना बड़े एरिया में फैली हुई है। जमीन से 2500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे इन माउंटेन्स में कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है जो आज भी अनछुआ है। ये एंशिएंट वुडलैंड्स हजारों सालों से अनछुए और बिना बदले पहले की तरह टिके हुए हैं और यहाँ 500 से भी ज्यादा अलग अलग एनिमल स्पीशीज रहती हैं। ये सही मायनों में एंशिएंट यूरोप को रिप्रेजेंट करते हैं। बीते कल की झलक दिखाने वाला एक और क्रीचर दबे पांव आगे बढ़ रहा है। विंटर के आखिरी स्नोफॉल में इस शिकारी के पंजों के निशान बिल्कुल नहीं देखे जा सकते। यूरोप के तीसरे सबसे बड़े प्रेडेटर यूरेशियन लिंक्स को किसी का डर नहीं। इसका इकलौता दुश्मन है विंटर। पर यह स्पीशीज पेड़ों की तरह यहां कई हजारों सालों से है और इसने जंगल के बुरे से बुरे सीजन का सामना करने के लिए खुद को अडेप्ट कर लिया है। लिंक्स के मोटे फर पर फ्रीजिंग विंटर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता और इनके वाइट पैडेड पॉज इन्हें बर्फ पर आसानी से चलने में मदद करते हैं। वैसे गर्मियों में तो ये पत्तियों वाली ब्रांचेस में छुपकर शिकार करते हैं, पर सर्दियों में जब पेड़ों पर पत्ते नहीं होते तो इनका फर फीका पड़ जाता है और ये जमीन के करीब ही रहते हैं। ये यूरोप की सबसे बड़ी वाइल्ड कैट हैं, जिनका वेट करीब 40 किलोस तक होता है। ये कैट्स अपने से 4 गुना बड़े एनिमल का भी शिकार कर सकती हैं, पर विंटर में छिपकर शिकार करने का मौका न मिलने से बड़ा शिकार करना मुश्किल होता है। वैसे इस मेल को जो मिले उससे ही पेट भर लेता है। जब शिकार मिलना मुश्किल हो तो ये खाना ढूंढने के लिए अपने सेंसेस के भरोसे रहता है। इसका विजन इतना शार्प है कि एक छोटा रोडेंट इसे 75 मीटर्स दूर से भी दिख जाता है। पर इससे लिंक्स की कोई खास मदद नहीं होगी क्योंकि वोल्स काफी गहराई में हैं।
लिंक्स के कानों पर लगे हेयर टफ्ट से ये साउंड वाइब्रेशन सुन लेता है, जिससे इसे सुनने की अमेजिंग एबिलिटी मिलती है। और इसका ध्यान बर्फ के नीचे दौड़ रहे रोडेंट की तरफ है। लिंक्स बहुत तेज नहीं दौड़ पाते, बल्कि ये अचानक अटैक करने के लिए बने हैं। ये अपने शिकार की ओर दबे पांव बढ़ता है। इसके बैक लेग्स फ्रंट लेग से ज्यादा लंबे होते हैं, ताकि ये शिकार को एक छलांग में पकड़ ले। लिंक्स को पता है इसे सिर्फ एक मौका मिलेगा। सब कुछ एक्यूरेसी पर टिका है। वो बाउंस करने के लिए तैयार होता है। तीर निशाने पर लगा। फॉरेस्ट कवर प्रेडेटर और शिकार दोनों के लिए जरूरी है, पर कभी-कभी एक एनिमल की खुशकिस्मती दूसरे की बर्बादी हो सकती है। ये पेड़ बड़े क्रीचर्स को भी छुपाए हुए हैं। इसी जंगल में रहता है एक बीस्ट। यूरोपियन बाइसन कॉन्टिनेंट का सबसे हेवी लैंड मैमल है। 2 मीटर से ज्यादा लंबे ये बाइसन्स करीब 100 किलो तक के होते हैं। इनकी मोटी स्किन इन्हें सर्दियों में ठंड से बचाती है। सर्दियों में यहां टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है। इनकी ठंड सहने की खासियत की वजह से ही ये बाइसन उस आइस एज में भी सरवाइव कर गए जिसमें वुली मैमथ भी ना बच सका। पर इनके सर्वाइवल में इस जंगल का भी बड़ा हाथ है। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रासलैंड्स में इवॉल्व हुए। बिल्कुल अपने अमेरिकन कजिन्स की तरह ये जानलेवा विंटर्स में जंगल की तरफ चले जाते हैं और शिकारियों से बच जाते हैं। ये अपने अमेरिकन कजिन से पतले हैं और इनकी गर्दन भी सिर ऊंचा उठा पाने के लिए इवॉल्व हुई है। ऊंची गर्दन की मदद से ये बर्फ से ढके मैदानों की बजाय जंगल की अंडरग्रोथ से पेट भर लेते हैं। अब ये जंगल में रहने के लिए अच्छी तरह अडेप्ट हो चुके हैं और इस शानदार जगह को बदले में बाइसन भी कुछ देते हैं। ग्रेजिंग बाइसन्स इन जंगलों में मेडोज जैसी खुली जगह बना देते हैं, जिससे यहां गर्म मौसम के इंसेक्ट्स और बर्ड्स आ जाते हैं। और गर्मी का मौसम बस अब आने ही वाला है। अर्थ की डायरेक्शन बदलने से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के सामने आ गया है। इससे यूरोप के जंगलों में अब बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। सेंट्रल यूरोप में स्प्रिंग ने आते ही अपने रंग बिखेर दिए हैं। पिछले साल गिरी हुई पत्तियों के नीचे से
रंग बिरंगे फूल निकलकर जंगल को रंगों से ढंक रहे हैं। और सैपलिंग सीडलिंग्स जमीन से ऊपर आ रहे हैं। जिस डिसिडुअस फॉरेस्ट ने विंटर में अपनी लीव्स खो दी थीं, उस पर भी नई पत्तियां आ गई हैं। कार्पेथियन फॉरेस्ट की कैनपीज के बहुत ऊपर रॉकी आउटक्रॉप में हाइबरनेट कर रही एक फीमेल बेयर भी अब अपनी गहरी नींद से उठ रही है। विंटर में ब्राउन बेयर्स आइसोलेटेड डेंस में हाइबरनेट करते हैं। एनर्जी कंजर्व करने के लिए सर्दियों में इनका मेटाबॉलिक रेट चेंज हो जाता है। इस फीमेल का हार्ट रेट 15 बीट्स पर मिनट तक स्लो हो गया, जिससे ये बिना खाए पिए 100 दिन तक सरवाइव कर सकती है। कार्पेथियन में करीब 8000 ब्राउन बेयर्स रहते हैं, जो कॉन्टिनेंट की टोटल बेयर पॉपुलेशन का 60% हिस्सा है। पिछले 2 महीनों से इस फीमेल का साथ कोई और भी दे रहा था। विंटर के सबसे ठंडे हफ्तों में इसने अपनी गहरी नींद के दौरान एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के वक्त ना ये बच्चा देख सकता था, ना इसके दांत थे और न बाल, पर इसे अपने आप पता था क्या करना है, और ये स्प्रिंग के आने तक अपनी मदर से चिपका रहा और उसके मिल्क पर फीड करता रहा। स्प्रिंग के आते ही बच्चे को पहली बार बाहरी जिंदगी देखने का मौका मिल रहा है। बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। पहला पेड़ दिखते ही उसने मस्ती शुरू कर दी। बेयर्स अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं, पर जंगल में जाने से पहले इस बच्चे को अपनी मां से बहुत कुछ सीखना होगा। यूरोप के नॉर्दर्न रीजन में काफी घना जंगल है, जो हजारों सालों से इन ब्राउन बेयर्स को शेल्टर देता आ रहा है। आर्कटिक सर्कल से सटा ये है द टाइगर, जंगलों का एक बैंड जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे है। यह वर्ल्ड के फॉरेस्ट कवर का 1/3 हिस्सा है। टाइगर का करीब 80% हिस्सा यूरोप में है, जो 5 कंट्रीज में फैला हुआ है। यूरोप के फिनलैंड में सबसे घने जंगल पाए जाते हैं, जो लगभग पूरी तरह टाइगर फॉरेस्ट से ढका है। यहां ऊंचे ऊंचे कॉनिफरस ट्रीज का राज है। ये यूरोप के लोअर लैटिट्यूड्स पर पाए जाने वाले जंगलों से अलग हैं। इन ट्रीज की नीडल जैसी पत्तियां कभी भी एक साथ नहीं गिरती, ताकि ये जितनी हो सके उतनी डेलाइट एब्सॉर्ब कर सकें। ये पेड़ साल भर ग्रीनरी बनाए रखते हैं। इस इलाके में सिर्फ 2 मेन सीजन्स होते हैं, समर और विंटर। आर्कटिक विंटर्स की जबरदस्त ठंड में अडेप्ट होने के लिए इन नीडल्स का एक्सटीरियर वैक्सी हो गया है। वैक्स पत्तियों को फ्रीज होने से बचाता है, और बर्फ का जमाव ना होने पर पेड़ भी गिरने से बच जाते हैं। इन घनी ब्रांचेस के नीचे अंडरग्रोथ तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, और वो कोई प्रोटेक्शन भी नहीं देते, खासकर जब जंगल में इतने कार्निवोर्स रहते हों। हाइबरनेशन से बाहर आए इस बेयर की एपेटाइट बहुत ज्यादा है। ये बेचारा रेनडियर
सर्दियों की जबरदस्त ठंड नहीं झेल पाया और अब इस बेर के पेट भरने के काम आ रहा है। घूमते हुए आए सीगल के साथ खाना शेयर करने में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इससे बड़ा कोई एनिमल आया तो झगड़ा शुरू हो सकता है, जो ये कमजोर बेर बिल्कुल नहीं चाहेगा। गर्मी के महीनों में पेट भर खा लेने के बाद मेल ब्राउन बेयर्स का वेट करीब 500 केजीज तक हो सकता है, पर विंटर में हाइबरनेशन के दौरान इसने लगभग 1/3 बॉडी वेट लूज कर दिया है। जितनी जल्दी हो सके कवर अप करना होगा अगर उसे सरवाइव करना है तो। इससे पहले कि टाइगर में कुछ दिनों की मेहमान ये गर्मियां खत्म हो जाएं, ये मेल बेयर कई महीनों तक हर दिन करीब 40 केजीज तक खाना खाएगा।